हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास 12th का पहला है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। सबसे पहले जानेंगे कि जनसंख्या वितरण क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि कई राज्यों में या फिर अपने ही क्षेत्रों में कहीं जनसंख्या अधिक होगी और कहीं पर जनसंख्या विरल होगी। तो इसका अर्थ है वितरण, किस प्रकार वो वितरित है, किस पर बटा हुआ। और सबसे अधिक जनसंख्या वहाँ पर है तो किस कारण से है, कौन सी वहाँ पे चीज़ें हैं जिसके कारण जनसंख्या वहाँ पे सघन है। ठीक, वो देखेंगे। उसके घनत्व, घनत्व वही मतलब कि जनसंख्या का जो डेंसिटी होता है ना, वो कहाँ पे सबसे अधिक है, मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाता है कि लोगों की संख्या कितनी है, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वृद्धि और संगठन, ठीक ना। वृद्धि कैसे हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है या धनात्मक वृद्धि होता है, ठीक ना। उसके संगठन। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक, टॉपिक है पहला जनसंख्या वितरण। क्या है जनसंख्या वितरण? जनसंख्या के वितरण का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है, ठीक है, वही जो मैंने अभी पहले कहा था। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानीय पैटर्न बहुत असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं जबकि कुछ क्षेत्र अन्य हैं। अन्य का मतलब है कुछ क्षेत्र में कम है तो कुछ क्षेत्र में अधिक है। अब तक हमने भारत के प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी हासिल की। इन संसाधनों के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, वन, खनिज तथा वन्य जीव इत्यादि आते हैं। हमने इन उपरोक्त संसाधनों के वितरण एवं दोहन की दर एवं दशा तथा विकास के कार्यक्रमों में उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने क्षेत्रों की बहुत से संसाधन हमें उपलब्ध हैं, ठीक ना। और सभी संसाधनों तक सभी लोगों का पहुँच नहीं होता है, लेकिन इसमें बताया पहुँच है, ठीक ना। सभी संसाधन सभी लोगों का पहुँच है और सभी लोग उससे कार्य भी कर रहे हैं, ठीक ना। उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। वही बोल रहे हैं संसाधनों के वितरण एवं दोहन की दर एवं दिशा तथा विकास के कार्यक्रमों में उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है मैंने, ठीक ना। कि लोगों के बीच में किस प्रकार संसाधनों का दोहन हो रहा है, मतलब कि जितनी उपयोगिता नहीं है उससे अधिक वो उपयोग कर रहे हैं। जैसे जल का हमने देखा है, जल आप लोग ये घर में देखते होंगे कि जल जो है ना वो एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन वह जो शुद्ध जल है ना वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है। तो आप लोग देखते होंगे घर में जितना पानी की आवश्यकता नहीं होती है उससे ज़्यादा सब लोग खर्च करते हैं, ठीक, वही बताया गया इसमें। इन्हीं संसाधनों का यहाँ के देशवासियों के संदर्भ में अध्ययन करना है। लोगों या जनता से अभिप्राय यहाँ की जनसंख्या को केवल उपभोक्ता की संख्या के रूप में ही नहीं बल्कि उन्हें यहाँ के प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के रूप में मानने से है। मतलब यहाँ बताया गया जो यहाँ संसाधनों तक पहुँच होता है ना सबको, उसके आधार पर भी यहाँ पे जनसंख्या वितरण बताया गया है, ठीक। सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना ही नहीं बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है इन राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से श्रेणी? उच्च जनसंख्या वाले श्रेणी। पहला उत्तर प्रदेश जो उच्चतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में
एक साथ 76% जनसंख्या रहती है। इसका मतलब है कि जितने भी भारत में, ठीक ना, जितने भी राज्य हैं 100% में, अगर इसमें अगर सब मिला करके 100% है ना जनसंख्या, तो इन सभी राज्यों में ही ज़्यादातर ना 75% जनसंख्या, 76% जनसंख्या जो है ना पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्यम जनसंख्या वाले राज्य। मध्यम जनसंख्या के अंतर्गत असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, गोवा इत्यादि आ जाते हैं, ठीक ना। ये मध्यम जनसंख्या वाले राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब असम में क्यों है मध्यम? क्योंकि वहाँ पे चाय बागान की खेती की जाती है, तो वहाँ पे जनसंख्या है लेकिन श्रमिकों की संख्या अधिक है। हरियाणा, हरियाणा में भी वैसे ही है। और झारखंड तो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर भी जनसंख्या है, और यहाँ ये जंगल इलाका भी है यहाँ पर। छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, गोवा ये सभी कम जनसंख्या वाले राज्य और जनजातीय क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर, मतलब जनजातीय क्षेत्र, मतलब वहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं, उसके आधार पर बोला गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो वहाँ पे जनजाति रहती है, जिस प्रकार हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा है मीरी, एडोफ, मिसमी, जो वहाँ पे पर्वत है वो एक जनजाति के नाम पर ही है, ठीक। और उसके बाद मेघालय में हम लोग देखते हैं वहाँ पर भी जनजाति के नाम पर ही पर्वत का भी नाम रखा गया है। तो उसी प्रकार इधर भी जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक। उनके बारे में बताया गया। तो वही जनसंख्या कम है किसके कारण? कम जनसंख्या वाले राज्य बताया गया यहाँ पर, और जनजातीय क्षेत्र हैं ये, ठीक ना, वही बताया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक ना। असम को छोड़कर और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, ठीक ना, असम और केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर, ठीक ना, यहाँ पे कम जनसंख्या नहीं पाई जाती, बहुत ही सघन जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर, दिल्ली और असम में। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे भौतिक कारक में जल की उपलब्धता, जैसे जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही सघन पाई जाती है। उसके भू आकृति, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे जैसे मैदानी क्षेत्रों में हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार का जो गंगा नदी का क्षेत्र है वो सभी, तो यहाँ मध्य प्रदेश, ये सभी जो ना भू आकृति ना इसके आधार पर मैदान क्षेत्र हो गया। उसके जैसे ठंडीय प्रदेश, ठंडीय प्रदेश में तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी क्षेत्र में जो ना ये ठंडीय प्रदेश है। और जैसे उष्ण प्रदेश देखे तो, मतलब शुष्क प्रदेश देखे तो, जैसे राजस्थान हो गए, ये तो शुष्क प्रदेश है। जहाँ पे जैसे कच्छ हो गया गुजरात का, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। अब जलवायु हो गया, ठीक है, जलवायु में भी यही आएंगे, ठंडी जलवायु, उसके बाद शुष्क जलवायु, ये सभी के आधार पर इसमें किया गया। उसके मृदाएं, जहाँ पे मतलब कि जल की आपूर्ति होती है और मृदाएं अच्छी होती है, जैसे उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कि बहुत ही अधिक उपजाऊ मानी जाती है मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारक, ठीक ना। आर्थिक कारक में क्या क्या आएंगे? जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये तो भौतिक कारक हो गए। अब आर्थिक कारक में क्या क्या आएंगे? खनिज, ठीक ना, जहाँ पे खनिज होते हैं ना, खनिजों को जहाँ निकाला जाता है वहाँ पे श्रमिकों की वजह से ना जनसंख्या सघन पाई जाती है। जैसे झारखंड का झरिया क्षेत्र देख लेते हैं। उसके नगरीकरण, जैसे नगरीकरण मतलब कि जो लोगों की जो जनसंख्या बढ़ जाती है उसके बाद जो है
वो अगर वहाँ पे रोजगार खत्म हो गया है तो वो नगर की ओर प्रवास कर जाते हैं, ठीक ना। तो वही नगरीकरण हो गया। उसके बाद औद्योगिकरण, ठीक। उद्योग की स्थापना किया जाता है तो उद्योग की स्थापना किया जाता है तो वहाँ पे श्रमिक लोग पहुँचते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, जिनको काम की आवश्यकता है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे इन कारणों से जनसंख्या अधिक वृद्धि करती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण क्या है? तो पहले धार्मिक महत्व, जैसे कहीं पर आपने देखा होगा जनसंख्या सघन पाई जाती है हिंदू लोगों की, तो वहाँ पे अगर अल्पसंख्यक मुसलमान लोग हैं तो वहाँ पे उन्हें जो संसाधन उपलब्ध होते हैं ना वो बहुत ही देर से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बहुसंख्यक है वही संसाधन का पहले उपयोग कर लेते हैं, ठीक ना। और जो मतलब किया और भी कुछ जो सरकारी जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए सरकारी चीज़ें, तो उन्हें बहुत ही लेट से प्राप्त होती है। जैसे अगर वहाँ पे मुखिया का अगर चुनाव किया जाए तो वहाँ पे सबसे अधिक बहुमत जो बहुसंख्यक हैं धर्म के उन्हीं को मिलेगा और अल्पसंख्यक हमेशा पिछड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए धार्मिक महत्व यहाँ पे बताया गया। उसके अशांति वही जैसे कि लड़ाई झगड़े और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं इसमें। तो राजनीतिक कारण यहाँ दिया हुआ है वही लड़ाई झगड़े, मतलब कि संसाधनों तक पहुँच। उसके बाद अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में लड़ाइयाँ होंगी, तो ये सभी जो है ना अशांति का कारण वहाँ पे बनाती है। खराब सामाजिक वातावरण, ठीक ना। खराब सामाजिक वातावरण जैसे वहाँ लोगों की जो अपनी जो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी, ठीक ना। तो वो अगर उसको उस क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार ही रहेंगे वो। तो उसके बाद तो वे कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहेंगे अपने गांव या अपने मोहल्ले में जिसके कारण उनका समाज जो है ना वो गलत दिशा की ओर चलेगा। तो उससे जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, तो उनके मानसिक स्थिति पर जो ना बहुत ही अलग सा उसमें बदलाव आएगा। वही खराब सामाजिक वातावरण, तो वही बताया गया इसमें कि समाज में जो है ना लोगों के बीच में कैसी सोच होनी चाहिए ना, वही बताया गया इसमें। खराब वातावरण जैसे कोई दारू पीता है, कोई मतलब कि कुछ और करता है, तो फिर उसी वातावरण से अलग हो जाते हैं सभी लोग, ठीक। अपने बच्चे को अच्छे वातावरण में रखते हैं तो उसके लिए भी वो प्रवास कर जाते हैं कहीं पर, उसके लिए भी जनसंख्या सघन पाई जाती है। उसके राजनीतिक कारण वही हो गया, जैसे वोटिंग में, जैसे अगर मुखिया का चुनाव होता है या फिर एमएलए मुखिया का चुनाव होता है या पंचायत सभा का चुनाव होता है, तो इसमें, ठीक ना, इसमें अवसर जो प्राप्त होते हैं वो बहुसंख्यक लोग बहुत ही जल्दी उनका फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि उनका बहुसंख्यक है तो फिर उनके समर्थक भी बहुसंख्यक ही हैं। इसलिए अस्थिर राजनीतिक स्थिति, अस्थिर राजनीतिक स्थिति वही जो बार बार अगर राजनीति में वही लोग आएंगे तो फिर अस्थिर हो जाएगी राजनीति, ठीक ना। उसके खराब कानून व्यवस्था, जैसे अगर किसी को छेड़ दिया तो वो कानून व्यवस्था वहाँ पे माना ही नहीं जा रहा है कि वो छेड़ दिया उसको, ठीक ना। तो वही बताया गया खराब कानून व्यवस्था वहाँ पे होगी, तो उसके कारण भी लोग जो है ना जहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ पे प्रवास करेंगे लोग। तो ये सभी कारण जो है ना वो सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जनसंख्या वितरण। क्या जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है ना वो भौतिक कारक ये सभी हैं, ठीक ना। तो इसका परिभाषा दिया गया यहाँ पर, ठीक, सभी भौतिक कारकों। जैसे उच्चावच, जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं।
पर्वतीय व पठारी या घने वर्षा भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग तथा उत्तर पर्वतीय वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक ना। तो जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है ना, वहाँ पे कुछ न कुछ वजह है, ठीक ना, जिसके कारण वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और ठंडी और पठारी भागों में और क्या है, पठारी भागों में हिमालय के ठंडे क्षेत्र जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम घने बसे हैं। ठीक, जलवायु की अपेक्षा कम घने बसे हैं। ठीक, क्या है, कम घने बसे हैं। ठीक ना, वही बताया गया यहाँ पे। पठारी भाग व हिमालय के ठंडे क्षेत्र सम जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम घने बसे हैं। मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए ये भाग अधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। ठीक, उसके बाद जल की उपलब्धता, जैसे जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है। वे अधिक घने बसे होते हैं, जैसे सतलुज, गंगा मैदान, तटीय मैदान आदि, ये सब। ठीक, नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व वही बताया गया है जो कि कोई क्षेत्र है। ठीक ना, तो उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं ना प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो उनके अनुपात को हम लोग ना जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, तो वही बताया कि यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक, उसके बाद है जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ठीक, किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, ठीक, वही पता चलता है उसमें। जैसे कि शायद आप जानते होंगे, भारत के सभी राज्य में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। कितना है, तो 1106 है। ठीक ना, वहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1106 व्यक्ति। अगर भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, यहाँ तो 11,000 से अधिक है दिल्ली में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत में जनसंख्या घनत्व घनत्व जैसे 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कितना है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, पॉइंट 4 कहाँ पे हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप, ये जो क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक ना, अंडमान निकोबार द्वीप, यह भी मतलब कि ये एक टापू जैसा है। ठीक ना,
प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, कितना 860 है, ठीक ना। इसके बाद तमिलनाडु 1555, सबसे अधिक तो इसी का तमिलनाडु का ही लग रहा है। 1555 का दूसरा स्थान है। ये 5वां पॉइंट है, पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारत राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य दर्ज पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मध्य दर्ज पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर अब जनसंख्या वितरण, जैसे जनसंख्या वितरण क्या है, ठीक। जनसंख्या वितरण किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। जिससे लोगों की जो संख्या बढ़ती है ना, उसे जनसंख्या वितरण कहा गया है। इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक ना। पहले इसको देखते हैं। पूरे दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1800 ईस्वी में, ठीक ना, पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2027 तक बढ़कर 7.6 अरब हो गई। आगे भी इसकी संख्या में बढ़ाव ही उम्मीद है कि बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2030 के मध्य तक के आबादी में 8.6 अरब हो जाएगी क्या जनसंख्या। तो 2050 में कितना हो जाएगा? 2050 में हो जाएगा 9.8 अरब तक हो जाएगी। और 2100 तक में लगभग जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगी 11.2 अरब तक हो जाएगी यहाँ पे जनसंख्या, ठीक। कब? 2100 ईस्वी में। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कीजिए। वास्तविक वृद्धि बताया गया। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। मतलब किसी क्षेत्र में जो है ना, वो निश्चित अवधि को क्या करती है? निश्चित अवधि में आए परिवर्तन। जैसे निश्चित अवधि में आए परिवर्तन, जैसे आपने देखा कहीं पर जनसंख्या कोई क्षेत्र में कि 100 जनसंख्या, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, ठीक, 100 लोग रहते हैं। और वहाँ पे आपने फिर बाद में देखा कि 200 लोग आ गए, 200 हो गए, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अगर वहाँ पे घट जाती है ना, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे मृत्यु हुआ होगा या फिर कोई लोग प्रवास कर गए होंगे, ठीक ना। तो वही बताया गया, ठीक। तो उसके बाद जनसंख्या में परिवर्तन को व्यक्त करती है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। एक वर्ष के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात किया जाता है। क्या बताया गया कि एक वर्ष के, ठीक ना, जन्म दर, एक वर्ष में कितने जन्मे बच्चों, ठीक ना, उसके मृत्यु दर के अंतर, उसको माइनस करेंगे हम लोग, तो अंतर से वार्षिक जो है ना वृद्धि दर ज्ञात हो जाएगी हम लोग को, ठीक। भाई वास्तविक वृद्धि दर बोले वार्षिक वृद्धि दर, ठीक ना, वो दर हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ फॉर्मूला है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालने का फॉर्मूला, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर को हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद जो प्राप्त होंगे अंक, उसको हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं, मतलब कि 2 ले लेते हैं कि 2 अंक प्राप्त हुआ हमने यहाँ। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे उत्प्रवास और प्रवास, ठीक ना, इसको अगर माइनस करते हैं यहाँ पे 3 अंक प्राप्त हुआ हमें, मान लेते हैं अगर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। तो वास्तविक वृद्धि कितना हुआ? 5 हुआ, ठीक। वही बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में होने वाले, ठीक ना, विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में होने वाले
जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक ना। कैसे? जैसे मैंने देखा कि 2021 में, ठीक ना, भारत में जनसंख्या मान लेते हैं अगर ऐसे कि भारत में जनसंख्या जो है ना प्रति वर्ग किलोमीटर का अगर देखें तो यहाँ पर 2011 के अनुसार देखते हैं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382, ठीक ना, लोग हैं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद जब मैंने देखा 2023 में देखा तो यहाँ पे घट गया, क्योंकि वहाँ पे कोरोना जब आ गया था तो यहाँ घट गया था। तो कौन से कारण से घटा? तो यहाँ पे महामारी आया था उसके कारण, ठीक ना। तो वही बताया गया है कि ये जो घटा है ना उसको हम लोग जब प्रतिशत में घटता है या फिर बढ़ता है ना, उसको जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है वो, ठीक ना। या फिर किसी दो समयावधि में, जैसे मैंने कहा कि 2011 में मैंने जनसंख्या देखा इतना, ठीक ना, और 2022 में देखना है मुझे कि जनसंख्या कितनी होगी। तो ये मैंने समयावधि एक दे दी कि एक समयावधि मैंने दे दी कि जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, तो वही बताया गया इसमें, ठीक। तो वही दो समयावधि के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है ना उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियाँ, जैसे यहाँ पे 4 प्रवृत्तियाँ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्रावस्था कितना? 1 2 3 4। इसमें 1901 से लेकर 1901 से 1921 तक है, और उसके बाद 1921 से 1951 तक में, 1951 से 1981 तक में, और उसके बाद 1981 से लेकर आज तक, ठीक ना, सभी को दर्शाया गया है यहाँ पर। 1901 से 1921 के बीच में जो ना स्थिर वृद्धि की अवधि थी, ठीक ना, जिस समय अंग्रेजों का यहाँ ब्रिटिश का शासन था उस समय। 1921 से पहले 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा गया। स्थिर मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन बहुत स्थिर, बहुत धीमी, ठीक ना, मतलब कि मृत्यु दर बहुत अधिक है, ठीक ना। व्यवस्था कहा मतलब कि स्थिर व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, मतलब बहुत ही धीमी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही। जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थे, जिससे वृद्धि दर जो है ना निम्न हुई, ठीक। जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों उच्च था, ठीक। उसके प्रावस्था 2, ये 1921 से 1951 के बीच में, जैसे निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951 के बीच में। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। क्यों? मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा गया है। इसमें जो है ना लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाने लगा, ठीक। तो उसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई, मृत्यु दर कम हो गई, ठीक इसमें। और लोग शिक्षित भी होते गए तो वे लोग भी उनकी समस्याओं को समझने लगे, महिलाओं की समस्याओं को, और वे इस समस्या को समझ करके ही सब कुछ अब कार्य करने लगे, ठीक। प्रावस्था 3 में है कि तीव्र वृद्धि की अवधि, ये 1981 से 1951 से लेकर 1981 ईस्वी के बीच में, ठीक ना, 1951 से 1981 ईस्वी के बीच में। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, ठीक। विकास कार्यों में तेजी हुई, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, उसके बाद बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुई। बेहतर जीवन स्तर के कारण, ठीक ना, मृत्यु दर में क्या हुआ? तीव्र ह्रास हुई, और जन्म दर से उच्च वृद्धि देखी गई, और जन्म दर से जो ना उच्च वृद्धि देखी गई। उसके बाद प्रावस्था 4 है, इसमें 1981 से आज तक, ठीक। प्रावस्था 4 में
घटती वृद्धि की अवधि 1981 से आज तक, 1981 से वर्तमान तक। वैसे तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही है, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो मतलब कि कुछ समय बाद न फिर से मतलब जनसंख्या थोड़ी घटी, ठीक ना, लेकिन फिर बढ़ने लगी। विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई, हाँ, और स्त्री की शिक्षा में सुधार व जनसंख्या नियंत्रण के कारण उपायों ने इस वृद्धि को घटाने में मदद की। हाँ, अब कैसे जनसंख्या में नियंत्रण हुआ, जैसे जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही थी तो कैसे उसको नियंत्रित किया गया। अब शादी विवाह की जो उम्र है ना, वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ठीक, अब है जनसंख्या घनत्व। जैसे जनसंख्या घनत्व क्या है, सॉरी जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं, ठीक ना, क्या अभिप्राय उस देश की ना जनसंख्या उसकी विशेषता जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। जैसे कोई देश में जनसंख्या संगठन जो ना आयु, यहाँ पे आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर बताया गया ना, तो वहाँ पे कोई क्षेत्र में कितने किशोर लोग जो है ना निवास कर रहे हैं और कितने बुजुर्ग हैं ठीक ना, कितने वयस्क लोग हैं, तो और कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, उसको बताया गया है। ठीक है, जनसंख्या संगठन में उसी को बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाई वर्गीकरण। ठीक, भाषाई आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है तो वही बताएं। भाषाई वर्गीकरण, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्य रूप से 4 परिवारों में बांटा गया है। पहला कौन कौन, पहला भारतीय यूरोपीय, ठीक ना, भारतीय यूरोपीय जो आए, ठीक ना, भारतीय जो आए थे, ठीक ना, भारतीय यूरोपीय लोग, उसके द्रविड़ लोग जो दक्षिण भारत में रहते हैं, उसके आस्ट्रिक लोग जो बिहार हो गया और ये मतलब कि बिहार के आसपास में जो भी क्षेत्र हैं, जैसे वहाँ पर भी आस्ट्रिक लोग रहते हैं। ठीक ना, उसके चीनी तिब्बत, ये हिमाचल प्रदेश में हो गए, उत्तराखंड में हो गए, ये सभी लोग वहीं पर रहते हैं। ठीक, चीनी तिब्बती लोग। उसके भाषा परिवर्तन की विशेषताएं, भाषा परिवारों की विशेषताएं क्या थी। जैसे भारतीय यूरोपीय आर्य जो थे ना, ये कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषाई बोलने वाले लोग हैं। भारत में जो 3/4 है ना, वो आर्य भाषाई बोलने वाले लोग हैं। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तर भारत में है। ठीक ना, इसमें हिंदी मुख्य है। ठीक ना, ये भाषा का जो संकेंद्रण पूरा उत्तर भारत में, ठीक, ये मुख्य हिंदी है। ठीक ना, मुख्य हिंदी भाषा है। ठीक ना, उसके द्रविड़ भाषाई परिवार, इसे कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग जो द्रविड़ भाषाएं बोलता है। ठीक ना, क्या 5वां भाग जो द्रविड़ भाषाएं बोलता है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीप पठार तथा छोटा जो नागपुर का पठार है ना, छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम मुख्य भाषाएं हैं। ठीक, इसमें जो ये क्या द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये मुख्य भाषाएं हैं, कौन, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक ना, आर्थिक दृष्टि के अंतर्गत, जैसे मुख्य श्रमिक, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। उसके बाद दूसरा सीमांत श्रमिक,
वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है सीमांत श्रमिक कहलाता है। क्या 183 दिनों से कम दिन काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। उसके बाद अश्रमिक जो कोई काम नहीं करता, मतलब कि जो बेरोजगार रहता है, ठीक ना, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। उसके बाद देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या योगदान है, ठीक वो बताया गया। जैसे 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहते हैं। किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक है, मूल्य अत्यधिक है क्योंकि यही भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। भविष्य में उनसे आशाएं होती है कि कुछ करेंगे वो, ठीक ना। इन पर देश का विकास व उन्नति निर्भर होती है और इन्हीं पर जो है ना देश का जो विकास होता है ना और उन्नति इन्हीं पर निर्भर होती है कि देश को हमें प्रगति की ओर लेना है या फिर हमें इसे देश को नीचे गिराना है, तो वह किशोरों के हाथ में ही है। किशोर वर्ग जल्दी सुभेद हो जाते हैं, ठीक समझदार हो जाते हैं। उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है, तो इसलिए उनका जो है ना मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। मतलब यही भविष्य है देश की, ठीक ना, जिससे कि देश प्रगति की ओर जा सकता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किशोरों पर, क्योंकि इनमें जब परिवर्तन आते हैं ना तो उस समय इनकी जो मानसिक स्थिति रहती है ना वो बहुत ही बेहतर होती है, उसमें सोचने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, वही बताया गया इसमें। किशोरों के मार्गदर्शन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या कदम है, ठीक। जैसे राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं के चौमुखी विकास पर बल दिया, ठीक ना, युवाओं के जो चौमुखी विकास है ना उस पर बल दिया गया। उसके देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास करना, ठीक। उसका देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास करना है। युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनको सशक्त करना। जैसे युवाओं को जो है ना प्रभावी सहभागिता, ठीक ना, प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व, मतलब जिसके लिए वो तैयार हो, ठीक ना, सुयोग्य नेतृत्व जिसमें उनकी इच्छा हो, ठीक ना, वो बताया, ठीक। नेतृत्व संदर्भ में उनको सशक्त करना जिस क्षेत्र में उनको मन लगता है, ठीक ना, लगन लगता है। लेकिन तो अभी भारत में वैसा नहीं है। भारत में आपको अगर मन कर रहा है इंजीनियर बनने का तो आपके अगर जो पेरेंट्स हैं ना उनको अगर आपको पुलिस बनाने का या फिर आईएएस बनाने का या फिर कुछ और टीचर बनाने का मन कर रहा है तो उन्हीं के दबाव के कारण जो है ना बच्चे अपने क्षेत्र को चुन नहीं पाते, ठीक ना। तो भारत में अलग ही है। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया, मतलब कि महिलाओं को महिलाओं को काम करने और उनके अपने इच्छा के अनुसार काम करने का अवसर दिया उन्हें, और वे भारत में बहुत ही प्रगति किए हैं, ठीक ना, और प्रगति की ओर भी ले गए हैं, ठीक। महिलाएं राष्ट्रीय युवा नीति जैसे संयोग से 4 मई 2022 को खेलो इंडिया शुरू होने के 2 दिन बाद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 6 मई 2022 को एक मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति मतलब कि लाया, जिसमें 2021 को सार्वजनिक पटल पर जारी किया, ठीक ना। 2021 में जो है ना सार्वजनिक पटल पर जारी किया गया। ये बताया जा रहा है कि संयोग से जो है ना वो 4 मई 2022 को ना खेलो इंडिया जो है ना शुरू किया गया, ठीक। उसके बाद 2 दिन बाद जो है ना युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने, ठीक ना, जो युवा कार्यक्रम के जो मंत्रालय होते हैं खेल के मंत्रालय, उन्होंने 6 मई 2022 को ना एक मसौदा तैयार किया। क्या था मसौदा? राष्ट्रीय युवा नीति 2021 को सार्वजनिक पटल पर जारी करना, ठीक है, वही जारी किया उन्होंने सार्वजनिक पटल पर। उसके बाद मंत्रालय जो है ना वह 2021 में एक युवा नीति तैयार करता है, ठीक, वही बताया गया युवा नीति। इसे 29 अप्रैल 2022 को
अंतिम रूप दिया गया। कब? 29 अप्रैल 2022 को अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद 6 मई 2022 को इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया। ठीक, वही बताया इसमें। उसके राष्ट्रीय युवा नीति मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य जैसे युवाओं व किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना। जैसे युवाओं के जो है ना चहुमुखी विकास, जैसे उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी जो है ना योग्यता के अनुसार जो है ना उनमें विकास करना। ठीक ना, वही बताया गया इसमें। उनकी चाह के अनुसार, ठीक, उनकी गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना। उनमें क्या गुण है उनके अनुसार उनका मार्गदर्शन करना, ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सकें। ताकि देश के जो है ना रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सकें। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना। ठीक ना, उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को क्या है बढ़ाने के लिए कहा गया है। ठीक, उसके आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों में कम प्रतिभागिता के कारण क्या है? ठीक ना, जैसे आर्थिक गतिविधियों में अगर देखा जाए तो स्त्रियों में जो कम प्रतिभागिता के क्या कारण है, तो उसका कारण है संयुक्त परिवार। ठीक ना, जो संयुक्त परिवार होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं वो। उसके निम्न सामाजिक व शैक्षिक स्तर, निम्न समाज की सोच की लड़कियां क्यों पढ़ेगी। ठीक ना, इसलिए मतलब कि लड़कियां को तो बाद में फिर चूल्हा चौखट करना है तो क्यों पढ़ेगी। तो ये जो निम्न जो सामाजिक सोच है ना वो बताया गया। और शैक्षिक स्तर, अगर वो पढ़ती है तो फिर वो अपने परिवार या फिर अपने समाज में बदलाव ला सकती है। ठीक ना, वो बताया गया। उसके बारंबार शिशु जन्म, जैसे बार बार उनका जो है ना बच्चा होना, तो और मतलब कि ये जो है ना बहुत ही उनके मानसिक और उनके स्वास्थ्य पर जो है ना खतरा बन जाता है। बार बार जो शिशु जन्म दर होता है, ठीक, जन्म होता है, उसके कारण रोजगार के सीमित अवसर। जैसे रोजगार के सीमित, जैसे गांव में आपने देखा होगा जैसे कृषि हो गया ना, तो कृषि के अलावा आपको और कोई चीज़ों में आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक, कृषि हो गया, नहीं तो फिर खेतों को मतलब कि मिलाने का काम, जो श्रमिक होते हैं वो मिट्टी को काट कर खेतों को मिलाते हैं, और मतलब कि ज़्यादा वहाँ पर उन्हें विकल्प नहीं मिलते हैं। ठीक ना, एक दो ही विकल्प मिलते हैं, इसलिए वे लोग जो है ना अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद ये महिलाओं के बारे में तो वहाँ पे वही उनको बारे में भी तो यही है कि कृषि करना, उसके बाद घर का काम करना, ये सब। ठीक, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ गई है, तो इसमें बहुत सी महिलाएं तो ये इंटरनेट के माध्यम से बहुत से कार्य कर रही हैं। समाज के सक्षम किशोरों की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? ठीक ना, समाज में किशोरों की प्रमुख चुनौतियां जैसे निरक्षरता का मतलब है अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतम स्त्रियां निरक्षर हैं। ठीक ना, विशेषतम क्या है, स्त्रियां निरक्षर हैं, मतलब उन्हें शिक्षा नहीं दिया गया, जिसके कारण वह अपने व परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाते। जिससे वह जो है ना अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाते। ठीक, दूसरा है औषध दुरुपयोग, मतलब औषध दुरुपयोग यहाँ पे बताया गया। अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं, और औषध या मदिरा पान के कारण, औषध और मदिरा पान जो मतलब कि नशे होते हैं ना, नशे करने की जितनी भी चीज़ होती है ना उन पे लग जाते हैं वो लोग। ठीक, मदिरा पान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं। ठीक ना, वो समाज को क्या है ना वो प्रगति की ओर नहीं बल्कि उनको और गिराने की ओर चल जाते हैं। ठीक,
असामाजिक परिवर्तन को बिगाड़ते हैं, ठीक है। और सामाजिक जो परिवेश होते हैं ना, जिस उसमें परिवर्तन जो होना चाहता है प्रगति की ओर, वह प्रगति की ओर नहीं जाता है, ठीक। वह समाज जो है ना बहुत ही पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। बिहार, अगर वैसे तो बिहार का कुछ क्षेत्र देखे तो वैसा ही है, और झारखंड का भी कुछ क्षेत्र भी वैसा ही है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है विहार की, क्या विवाह की, सुने विवाह, सॉरी विहार बोल दिया मैंने। विवाह की निम्न आयु, जैसे विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ क्या मृत्यु दर का कारण बनती है, ठीक ना। जैसे विवाह की निम्न आयु जब रहती है तो वह अगर माँ बनती है तो उनके मतलब स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडराता है, क्योंकि वह बहुत ही कम आयु में बन चुकी है, इसलिए जो आगे जाकर लिंगानुपात को प्रभावित करती है, ठीक। वही बताएं हम। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, जैसे किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है। जैसे किशोरों को जो है ना मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण वे मार्ग से भटक जाते हैं, जिस कारण वे क्या है मार्ग से भटक जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अन्य चुनौतियां, जैसे HIV एड्स, किशोर माताओं क्या किशोरी माताओं में या किशोरी माताओं से उच्च मृत्यु या फिर मात्र मृत्यु दर आती है, ठीक, HIV और एड्स के कारण। नेक्स्ट है भारत के आयु पिरामिड की विशेषताएं। भारत की जो आयु पिरामिड है, जैसे उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है, उच्च आयु वर्ग में जो पिरामिड संकरा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 22% जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाती है, ठीक ना। 22% जनसंख्या जो है ना 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाती है। 60 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या 12%, मतलब बताया जा रहा है कि जो 50 वर्ष के जो लोग होते हैं ना उनकी संख्या जो है ना वो 22% तक पहुंच जाती है, लेकिन 60% लोग जो 60 वर्ष के जो आयु के लोग जो रहते हैं ना उससे ऊपर वो 12% ही भारत में है, ठीक ना, क्योंकि उतने वर्षों तक जीवित बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक। वही बताया गया है इसमें। अभी तो 65 वर्ष बताया गया है, मतलब कि मनुष्य की आयु निश्चित जो जितने मतलब कि लोग जीवित हैं कि इतने लोग जो ना अभी उनकी जीवन प्रत्याशा है, ठीक ना, इतने वर्ष क्या 40 से 39 वर्ष आयु वर्ग में 10% जनसंख्या पाई जाती है। कितना 10% जनसंख्या पाई जाती है, कितना 40 और 49 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की जो प्रतिशत पाई जाती है वो। भारत में लिंग अनुपात घटने के कारण, जैसे भारत में लिंगानुपात घट रहा है तो क्या कारण है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं केरल में लिंगानुपात बहुत ही अधिक है, ठीक, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है। जैसे लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देते हैं वो। दूसरा है भ्रूण हत्या, जैसे उनको अगर पता चल जाए कि स्त्री मतलब लड़की है भ्रूण में तो वो भ्रूण हत्या करवा देते हैं उनका। नेक्स्ट है कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु, जैसे एबॉर्शन के लिए जो ना वो लोग दवाइयाँ खा लेते हैं तो उसके कारण जो ना कन्या जो ना शिशु की मृत्यु हो जाती है, या फिर उनकी जो है देखभाल अच्छे से नहीं की जाती है। कई बहुत से क्षेत्र हैं ऐसे। समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान न दिया जाना, ठीक ना, तो उनका जो ना जो समाज में गलत जो उनके लिए विचार हैं तो उनको समाज में सुधारने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो ये सभी जो है ना हो गए भारत मतलब कि भारत में लिंग अनुपात के कम होने के कारण, ठीक। अब ये वीडियो कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा कि
मतलब कि बीच में रुकेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस चैनल में जो है ना 2 वीडियो अपलोड किए हैं, 2 तरह के वीडियो, जिसमें मैंने एक गूगल की सहायता ली है और इसमें मैंने अपने फेस को दिखा करके मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक, तो आप फीडबैक दीजिए कमेंट के रूप में कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपको मैं उसी प्रकार के जो है ना वीडियोस को प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपकी पढ़ाई में सुविधा हो। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।